एडजस्टमेंट है जो हो रहे हैं और उस एडजस्टमेंट की वजह से कुछ निवेशक निकल रहे हैं, फिर कोई नए निवेशक उसके अंदर आएंगे। अभिषेक अग्रवाल, आपने कैसे इस घटना को देखा और कोई किसी प्रकार के आपके हिसाब से अप्रोच में बदलाव लोगों के आएगा क्या? तो नीरज, ये आप देखेंगे ना, डिमांड सप्लाई वाली बात है। ठीक है, अगर ऐसा कोई इवेंट होता है, अब वहां पे बड़ी क्लियर बात थी, लोगों ने सोचा शायद यहाँ पर अब एक नई डिमांड आएगी $3 बिलियन बाइंग की, जो नहीं हुई। एंड ऑफ कोर्स फॉर द ऑल द राइट रीजंस वी अंडरस्टैंड नाउ। तो वहां पे अब एक $200 मिलियन की सेलिंग आनी है, एक एडजस्टमेंट फैक्टर को लेके। तो वो डिमांड सप्लाई को लेके अगर मैं मैच करूं तो उसका रिएक्शन था। ठीक है। एज फार एज स्टॉक के मर्जर की बात करें, तो आप कहीं पे भी कोई भी मर्जर उठा ले दुनिया का, इससे पहले अगर आप देखें बड़े बड़े मर्जर, जो ऑफकोर्स एकदम रेलेवेंट टू डिस्कशन का नहीं होगा, बट अगर आप टाटा के केस में भी देखेंगे, जब कोरस एक्वायर की थी तब एक मर्जर हो रहा था। कहीं पे भी कोई भी मर्जर हो, चाहे कितनी बढ़िया क्वालिटी की आप कंपनी ले लो, 1-1.5 साल लगता ही है। एक तरह का जो एडजस्टमेंट एफएनएल या जो पीएनएल पे हम बैलेंस शीट पे आके देखते हैं, वो एक एडजस्टमेंट होता है जहां पे परफॉर्मेंस जो है रिजल्ट्स में इतनी जल्दी से दिखती नहीं है। तो पिटी हुआ कि वो फैक्टर इन है। तो आपके पास अब होना ये है कि एक तरह की कैपिंग, आपको पता है कि भाई 15% से ऊपर आप एमएससीआई के ऊपर वेटेज भी जा नहीं सकते। 75% आपकी एफआई की लिमिट हिट हो चुकी है। तो अब अगर कोई डोमेस्टिक या फॉरेन इन्वेस्टर इवन अगर पॉजिटिव भी है, तो बाइंग करने की एबिलिटी नहीं होगी अनलेस वो थोड़ा एक करेक्शन फेज में स्टॉक नहीं जाए और फ्रेश रोटेट ऑफ हैंड्स नहीं हो। तो ये एक प्रेशर बना रहेगा। दोनों बैंक अपने अपने लेवल पे, जो दोनों एंटिटी है वो अमेजिंग है, बट देन हमें अपसाइड भी पता है कि ये कैप्ड हो रखा है, बिकॉज आप कुछ अलग से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो फाइनेंशियली चेंज होने के हिसाब से। और एक डिमांड सप्लाई की, जैसे कि मैंने एक एलिमेंट रखा कि यहाँ पे अब एक कैपिंग उधर से भी हो गई है कि आप कितना बाई कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी फ्रेश बाइंग किसको करनी चाहिए। अगर आपके पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा है तो ऐसा कोई नेगेटिव नहीं, आप रख सकते हो, बट लॉन्गर टर्म के लिए रिकमेंडेड हो। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, चूंकि अभी जो सुनील जी ने कहा और जो हमने कहा ना कि बहुत स्पेकुलेटिव तरीके से बताया गया, $3 बिलियन की बाइंग आएगी, पता नहीं कहाँ से कैलकुलेशन करके लोग ले आए, जबकि एमएससीआई ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। लोग तो पुरानी जो एस्टैब्लिश्ड फॉर्मूला है उसको एक्सट्रापोलेट कर रहे थे, उसको एक्सट्रापोलेट कर रहे थे। कोई इरेशनल बात नहीं थी। लेकिन ये स्पेशल सिचुएशन इस तरह से थी क्योंकि ये इतना बड़ा एंटिटी था। कोई छोटी कंपनी हो तो इतना सोचना नहीं पड़ता था, बट सिंस इट्स अ बिग पोर्शन ऑफ द इंडेक्स, एमएससीआई हैड टू डू थिंग्स इन अ लिटिल मोर कैलकुलेटेड वे। जी, चतुर्मोता जी, आपकी राय इस पे, इन दोनों स्टॉक्स पे, उसके बाद फिर मैं अगले तीसरे विषय पे आऊंगा। आपके हिसाब से क्या हुआ और क्या अब होगा इसमें? ये देखिए नीरज जी, इससे पहले भी बहुत सारी ऐसे टेक्निकल चीजें बाजार में हुई है और मेरे ख्याल से उसका इम्पैक्ट बहुत शॉर्ट लिव्ड रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्टॉक का प्राइस है या कंपनीज है वो उनके कोर फंडामेंटल्स के बेसिस पे चलता है, अर्निंग ग्रोथ मोमेंटम पे चलता है। और जब हम ये कह रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ एनवायरनमेंट बहुत ही प्रॉमिसिंग है, क्योंकि आप केपेक्स साइकिल देख रहे हैं, आप कंजम्पशन साइकिल देख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो $2300 पर कैपिटा की इनकम है वो इवेंचुअली $4000 पे जाएगी, तो कंज्यूमर जो सेंटिमेंट्स है वो बहुत अच्छे रहेंगे। और कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग की हम बात कर रहे हैं, ऑटो लोन फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं, ट्रैवल के अंदर में अब एक फाइनेंसिंग शुरू होने लग गई, क्योंकि हम देख रहे हैं, तो ये सब कुछ एक इवेंचुअली स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ में कन्वर्ट होगी। और अगर से एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ का एनवायरनमेंट बनेगा और अगर से इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं पीक आउट होते हैं, तो निम्स के अंदर में एक बड़ी बढ़त हमें देखने को नजर आएगी। तो अल्टीमेटली ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना बन के रह जाएगा। मैं तो समझता हूँ एचडीएफसी जैसी क्वालिटी कंपनी, क्वालिटी फ्रेंचाइज अगर से किसी भी बड़े करेक्शन यहाँ पे आते हैं 7-8-10% के, तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को पोजीशन बनाने के लिए। साथ ही साथ एक बात और कहता हूं कि इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन काफी जरूरी है। हम तो हमारे पोर्टफोलियो में हमने पहले भी कई बार बात की कि जब आप देखें तो बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिस तरह की एक स्ट्रॉन्ग नंबर दे रहे हैं, तो आप डाइवर्सिफिकेशन से इस तरह की बड़ी रिस्क को कई बार एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वही एक तरीका होता है जब आप इस तरह के बड़े इवेंट की डाउनसाइड को बचा सकते हैं। हमारा मानना है कि ये डाउनसाइड कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड है और इसको बेस्ट तरीके से आपको कहीं ना कहीं रिड्यूस भी करना है इसका इम्पैक्ट, तो डाइवर्सिफिकेशन की रहेगा। साथ ही साथ कोई बहुत बड़ी डाउनसाइड हम एचडीएफसी ट्विंस में देखते हुए हमें नजर नहीं आती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि फ्रेश बाइंग अभी थोड़ा रुकना चाहिए अगर किसी को करनी हो तो? नहीं, देखिए बैंकिंग में तो हम काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट मेरा मानना है नीरज जी कि ये जो पूरी रैली बाजार में आएगी, जहां पर निफ्टी ऑल टाइम हाई छुएगा,
उसमें बैंकिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। बट यहाँ ये जरूर कहूंगा कि इसमें आप एक स्टॉक पे बेट ना कीजिए, इस पूरे बास्केट पे बेट कीजिए। और अगर से आप कंफर्टेबल हो तो बैंक्स के ईटीएफ लेना इस समय पे एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी होगी, जहां पर पे आप सभी तरह के बैंक्स के अंदर में एक एक्सपोजर ले सकते हैं। जहां तक एचडीएफसी बैंक का सवाल है, शायद थोड़ा बहुत करेक्शन हो, बट मैं समझता हूँ स्टैगर्ड मैनर में अगर से आप इसको लेते रादर देन एट वन गो, तो ये स्ट्रैटेजी काफी कारगर पहले भी साबित हुई है। तो यहाँ पर पे सिप तरह की स्ट्रैटेजी सिप करना एक वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आने वाले 3 महीने, ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक में पोजीशन बनाने। ओके, तो ये चारों हमारे विद्वान ये तय कर रहे हैं कि एचडीएफसी में फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, ये एक एडजस्टमेंट था जो हो रहा था और कुछ लोगों ने उसमें ज़्यादा एनालाइज कर लिया तो वो फिजल आउट हो रहा है। इसके अलावा कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना तो आप सोचिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कैप्ड है, जैसा कि अभिषेक कह रहे हैं कि इसमें कि आगे रूम भी तो होना चाहिए उसको और ऊपर ले जाने के, जिनको बड़े मात्रा में खरीदारी, वही जब दूर बैठ रहेंगे तो कैसे होगा। तो ये तो एचडीएफसी ट्विंस की कहानी जो बहुत बड़ा घटनाक्रम था इस वीक का, उसको हमने एक्सप्लेन किया। अब एक तीसरा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पिछले कई हफ्तों से या रादर मैं कहूँ तो एक महीने से रडार पे तो है लेकिन उसकी चर्चा कम हुई है, वो है रेलवे स्टॉक्स। स्क्रीन पे दिखाइए वो जरा ग्राफिक्स कैसे कैसे चले सर। आरवीएनएल को आप देखिए, ये एक महीने का रिटर्न है। एक महीने में आरवीएनएल 78%, एयरकॉन 49%, टीटागढ़ वैगन 25%, टेक्समैको 24%, राइट्स 20%, रेलटेल 18%। क्या रहा है रेलवे में, ऐसा क्या कर दिया सरकार ने कि आप छोड़ दीजिए टीटागढ़ और टेक्समैको, खाली सरकारी रेलवे वाली 5 कंपनियां लीजिए, तूफान गति से चले जा रहे हैं, क्या ऐसा बदल गया? देखिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तो एक कोर थीम है ही क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडिचर, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स आने की उम्मीद तो है, लेकिन वो जिस स्पेस पे आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। इन द मीन टाइम गवर्नमेंट ने लास्ट 3-4 सालों में अच्छी कैपिटल स्पेंडिंग की है और करते रहेंगे। रोड्स, रेलवेज, डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एरियाज गवर्नमेंट के फोकस एरियाज हैं जहां पे भरपूर स्पेंडिंग हो रही है। खास करके डिफेंस और रेलवेज में जिस तरह से गवर्नमेंट न सिर्फ स्पेंडिंग कर रही है लेकिन लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रोत्साहन दे रही है, तो ये फोकस एरियाज है ही। रेलवेज में आप देखें तो रेलवे बजट 3-4 साल पहले 80,000 करोड़ का होता था कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, अब हो चुका है 2.5 लाख करोड़। तो एक क्वांटम शिफ्ट हुआ है रेलवे स्पेंडिंग में ऑन रोलिंग स्टॉक, ट्रैक लेइंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, वंदे भारत ट्रेन में इनोवेशन हुई है। तो ये एक फोकस एरिया है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगी, जॉब क्रिएशन भी होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव होगी। और गवर्नमेंट का जिस तरह से रवैया है, लगता है कि डिफेंस और रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस रहेगा ही। तो ऐसे माहौल में ये जो रेलवे का जो पैक है, डिफेंस और रेलवे का जो पैक है, वो लाइमलाइट में आना काफी स्वाभाविक था। और खास करके जो रेलवे स्टॉक्स है, काफी सारे जो स्टॉक्स है वो पब्लिक सेक्टर में थे, तो वैसे भी अंडर ओन थे, निग्लेक्टेड थे और वैल्यूएशन भी चीप थी। तो एक ट्रिगर मिल गया है, तो इसलिए ये थीम चल रही है। अदरवाइज भी देखिए तो पूरा सरकारी स्पेस, सरकारी बैंक देखिए आप, छोटे वाले बड़े वाले भी देख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, इंडियन बैंक देखिए, छोटे छोटे जितने भी बैंक हैं, सेंट्रल बैंक इतना बड़ा झटका लेके बैठा हुआ 1300 करोड़ का, हिल नहीं रहा है। ये सरकारी स्पेस में एक अभी और मैंने नया ढूंढा, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। मुझे कोई रीजन उसका नहीं पता, मुझे खबर नहीं पता, हो सकता कोई खबर हो, जबरदस्त तेजी उसमें चल रही है, 100 रुपए तक पहुंच गया है वो। तो ये क्या पूरा पीएसयू बास्केट ही चल रहा है क्या? रादर मैं तो रेलवे लेके बैठा हूं, लेकिन बाकी जगहों पे भी आप देखिए वैसे ही। देखिए, एक फाइन डिस्टिंक्शन है, पीएसयू बास्केट चल रहा है, आपने जैसे कहा बैंक स्टॉक्स हैं, मेटल स्टॉक्स में भी पीएसयूज हैं, ऑयल एंड रिफाइनिंग में भी पीएसयूज हैं। चेन्नई पटोल देखिए, करेक्ट। इसमें रेलवेज में हमने बात करी, डिफेंस में बात करी, तो ये इंडिविजुअल थीमेटिक की वजह से तो चल ही रहे हैं, लेकिन ग्लोबली अगर देखें लास्ट 1.25 साल में वैल्यू एज अ थीम हैज डन बेटर। ओके, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल होता है तो हमने देखा है कि जो ग्रोथ स्टॉक्स, एक्सपेंसिव ग्रोथ स्टॉक होते हैं, वो अंडर परफॉर्म करते हैं। तो जैसे हमने देखा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, यूएस में खासकर और इंडिया में भी काफी करेक्शन दिया है, काफी अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 1.25 साल में। जब से फेड ने टाइटनिंग और रेट हाइक साइकिल शुरू की है, वैल्यू हैज डन वेल, ग्रोथ हैज अंडर परफॉर्म्ड।
और पीएसयू स्टॉक्स सही थीम में भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ की थीम में भी है, और चीप भी थे टू स्टार्ट विथ। तो उनको दो ट्रिगर मिल गए, हम ये कह सकते हैं कि वैल्यूएशन भी वैल्यू में फिट हो रहे थे ग्लोबली थीम में, और अर्निंग्स ग्रोथ में भी थीमेटिक बैठ रहा था। परफेक्ट, ये अच्छा पॉइंट है, इसको और एक्सप्लोर करेंगे कि वैल्यू स्टॉक उस मौसम में बहुत चलते हैं जब महंगा ब्याज हो, यानी कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ जाए तो आदमी फिर वैल्यू ढूंढने लगता है। और सरकारी कंपनी नो डाउट की बहुत वैल्यू है, और वो बेचारे ऐसे दबे पड़े रहते हैं। वैल्यू इसमें तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद यही कंटिन्यू करेंगे, रेलवे वाले स्टॉक्स पर थोड़ी और बातचीत करेंगे। साथ ही ब्रेक के बाद हम एक कंज्यूमर फाइनेंस में जो तूफान आने वाला है उस पर बात करेंगे।